हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जहां पे हम थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे। और यहां पे लेक्चर नंबर 5 में हम सबसे पहली थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज योर वर्नियर थ्योरी। वर्नियर थ्योरी को पढ़ने के बाद हम उसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि नीट और बोर्ड के रहने वाले हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है बच्चों थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है हम तीन बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली थ्योरी जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी वर्नियर थ्योरी। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है वीबीटी, दैट इज योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और नेक्स्ट थ्योरी जिसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैं नीट की बात करूं, जे की बात करूं या किसी भी बोर्ड्स की बात करूं, ये तीनों थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। कभी भी इनके बिना पेपर जो है वो आपका सेट नहीं होता है। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी थ्योरीज को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक थ्योरी वो है जो हमको एविडेंस देगी और एक थ्योरी वो है जो हमको एक्सप्लेन करेगी। अभी एविडेंस और एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है, चलिए चेक करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ऐसे माना जाता था कि वो वाले कंपाउंड जो कि बच्चों कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो वाले कंपाउंड जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते थे बच्चों, उनको हम बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऐसा माना जाता था कि वो वाले कंपाउंड जो कि आयोनिक आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन वर्नियर ने कुछ अलग ऑब्जर्व किया। वर्नियर ने क्या देखा कि कुछ एक ऐसे कंपाउंड है कि वो ना तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ना तो वो आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं। तो मतलब अगर वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना रहे तो ना तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना रहे हैं तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है। वहां पे कुछ और तरह की चीजें जो है वो चल रही है, वो कोवलेंट बॉन्ड से अलग है, वो आयोनिक बॉन्ड से अलग है। क्योंकि वर्नियर को वो चीज समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का जो नाम रखा वो क्या रखा बच्चों, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्योंकि उनको जो है वो बॉन्डिंग समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो ना तो कोवलेंट था ना वो आयोनिक था। क्योंकि उनको बॉन्डिंग समझ में नहीं आ रही थी, तो जो वो कंपाउंड बन रहे थे उनका नाम उन्होंने क्या रख दिया बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्योंकि समझना उनको थोड़ा सा उस टाइम मुश्किल हो रहा था। वर्नियर थ्योरी के बाद जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज योर वीबीटी। वीबीटी क्या बोलेगी कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े कोवलेंट बॉन्ड की तरह होते हैं। लेकिन सीएफटी उसका उल्टा बोलेगी। सीएफटी क्या बोलेगी कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, बेवकूफ हो तुम लोग। वो क्या बोलेगी कि वो एक आयोनिक बॉन्ड है। तो चलिए इसको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जो है हम वर्नियर थ्योरी की बात करेंगे। बच्चों वर्नियर थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं तो वर्नियर थ्योरी जो थी हमारे पास 1893 में जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो वो 1896 में हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहां पे ध्यान से चेक करो, इस थ्योरी को जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी पहले दिया गया था। मतलब इस थ्योरी में कहीं भी इलेक्ट्रॉन की बात यहां पे नहीं हो रही होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस टाइम पता ही नहीं था, वो तो अगले 3 साल के बाद डिस्कवर हुआ। तो यहां पे कहीं भी हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं की जाएगी। तो सबसे पहली बात जो है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वर्नियर इन 1893, 3 ईयर अर्लियर देन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है कि ये पहला इनऑर्गेनिक साइंटिस्ट था जिसको 1913 में इसी थ्योरी के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले लोग क्या बोलते थे कि कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड है, अगला क्या बोलते थे, आयनिक बॉन्ड है। लेकिन इसने पहली बार एक नए तरह का बॉन्ड जो था वो डिस्कवर किया, जिसका क्या नाम हुआ बच्चे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। दूसरी बात भी समझ में आ गई। अगली बात ये क्या बोल रहा है, ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट वेयर ही रिएक्ट COCl3 विद डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ NH3। एक्चुअल में इसने जो था वो ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या था, सबसे पहले हम इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या हुआ बेटा, उसने COCl3 लिया और इसके साथ में उसने 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, COCl3 के साथ में 6NH3 लिया। उस सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या लिया, COCl3 के साथ में इस बारी 5NH3 लिया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या किया बच्चों, COCl3 के साथ में 4NH3 लिया। और बच्चों फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उसने किया COCl3 के साथ में 3NH3 के साथ में रिएक्शन करी। तो चारों एक्सपेरिमेंट का उसको क्या क्या चीजें मिली, चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उसने कुछ ऐसे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ इस तरह का कंपाउंड बन रहा है, COCl3 डॉट
6NH3, ये उसको मिल रहा था। और जब उसने सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करी तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है बच्चे, ये जो सिल्वर होता है ये क्या करता है बच्चों, क्लोरीन आयन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देता है बच्चों, AgCl, सिल्वर क्लोराइड बनाता है, जो कि व्हाइट कलर के पीपीटीज बनाते हैं। तो इसमें क्या हुआ बच्चे, जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इस वाले कंपाउंड ने रिएक्शन दिखाई तो हमारे पास क्या बना बच्चे, यहाँ पे 3 सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट हुए। ये था इसका पहला एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब उसने NH3 की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो बच्चे दूसरा कंपाउंड जो उसके पास बना वो बना COCl3.5NH3। अब देखो ये क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसको हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जब इसकी रिएक्शन बच्चे सिल्वर नाइट्रेट के साथ में होगी तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2 सिल्वर क्लोराइड 2 AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो गए। अगली बात मैं करता हूं, अगर मैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में जब COCl3 ने 4NH3 के साथ में रिएक्ट किया तो मेरे पास क्या बना बच्चों, COCl3.4NH3 बना मेरे पास। और यहाँ पे जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन हुई तो सिर्फ एक AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हुआ, एक AgCl बाहर निकला। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में तो वो हैरान हो गया, क्यों, क्योंकि जब उसने COCl3 की रिएक्शन 3NH3 के साथ में रिएक्शन करी तो हमें क्या मिला, COCl3.3NH3, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्या हुआ, 0 AgCl, 0 AgCl जो है वो बाहर आया, 0 AgCl जो है वो बाहर आया। अब उसने क्या देखा, उसने देखा कि जैसे जैसे COCl3 ये तो कॉमन है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों मैं NH3 के साथ में कंसंट्रेशन इसकी कम कर रहा हूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, जो AgCl सिल्वर क्लोराइड जो बाहर निकल रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि देखो 3Cl तो यहां भी थे, लेकिन यहाँ पे 0 AgCl निकला, यहाँ पे भी 3Cl थे, यहाँ पे 1 AgCl निकला। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 3 क्लोरीन था, देखो तीनों क्लोरीन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 2 AgCl निकला। लेकिन यहाँ पे भी बच्चों मेरे पास 3 क्लोराइड है और यहाँ पे मेरे पास क्या निकला, तीनों निकल गए। जब चारों एक्सपेरिमेंट में क्लोरीन सेम है, 3 ही क्लोरीन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमको अलग अलग क्लोरीन जो है वो बाहर निकलते हुए क्यों दिख रहे हैं। तो उसके बाद में उसने जो था वो हर एक एक्सपेरिमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। और कैसे किया देखो अपनी अगली स्लाइड में चेक करते हैं। वर्नियर ने जब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया तो एक बात ऑब्जर्व करी कि जब COCl3 6NH3 के साथ में कंबाइन करता था तो हमारे पास एक कंपाउंड बनाता था जिसका जिसका फॉर्मूला क्या था बच्चे, COCl3.6NH3। अब उस टाइम पे जो इसका कलर हमें ऑब्जर्व हो रहा था, वर्नियर को जो कलर यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ वो बच्चे कौन सा कलर था, वो येलो कलर था। तो ये येलो कलर का कंपाउंड जो है वो उनको ऑब्जर्व हुआ, येलो कलर का कंपाउंड ऑब्जर्व हुआ। और बच्चा जब इसकी रिएक्शन उसने AgNO3 के साथ में कराई, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कराई, जो कि बहुत ज्यादा था, तो हमको क्या मिल गया, 3 सिल्वर क्लोराइड जो थे वो प्रेसिपिटेट आउट हो गए। तो उन्होंने ध्यान से चेक किया कि जो मेटल है बच्चे, मेटल के साथ में कुछ एक ऐसे ऐसे एटम्स है, मेटल के साथ में कुछ ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स है जो कि उसके साथ में डायरेक्टली बॉन्डेड है, जैसे कि NH3 डायरेक्टली बॉन्डेड है। लेकिन ऐसे भी उसके साथ कुछ एक एटम्स या मॉलिक्यूल है जो कि उसके साथ में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, जैसे क्लोरीन है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो डायरेक्टली बॉन्डेड है उसको तो एक स्ट्रॉन्ग लाइन से रिप्रेजेंट किया, लेकिन जो उससे डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है उसको उसने डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया। अब ऐसा कैसे उनको पता चला, क्योंकि जब इन्होंने सिल्वर के साथ में रिएक्शन करी तो जो भी उससे डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं थे उनको उन्होंने क्या करवा दिया, प्रेसिपिटेट आउट हो गए थे वो। तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भैया मेटल की जो है वो दो वैलेंसी होती है बच्चों, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक हमारे पास होती है बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी की उन्होंने बात करी। तो वर्नियर ने क्या बोला कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है मेटल की, वो वैलेंसी जो कि मेटल के साथ में डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, या फिर जो मेटल के साथ में क्या बनाते हैं बच्चे, वीक इंटरेक्शन रखते हैं मेटल के साथ में, उसको उन्होंने क्या बोला कि ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि बेटा यहाँ पे क्लोरीन, देखो मेटल के साथ में क्लोरीन लगा है कि नहीं, लेकिन जैसे ही इसको सिल्वर दिखा ये क्या निकल गया, ये बाहर निकल के प्रेसिपिटेट आउट हो गया। तो ये क्लोरीन जो था उसकी कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा था बच्चे, ये प्राइमरी वैलेंसी को। लेकिन अगर मैं NH3 की बात करूं, क्या ये बाहर निकला, नहीं निकला। तो यहाँ पे NH3 जो है उसके साथ में मतलब डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो उसको क्या बोला कि ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ में क्या रख रहा है बच्चे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रख रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि वर्नियर ने अब यहाँ पे जो मेटल के साथ में दो तरह की जो है वो इंटरेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने बोला जो मेटल के साथ में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है जैसे कि क्लोरीन,
उन्होंने क्या बोला, उसको हम बोलते हैं वीक इंटरेक्शन, और ये है इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जो मेटल के साथ में डायरेक्टली बॉन्डेड है उनको उन्होंने क्या बोलिए कि ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये जो येलो कलर का कंपाउंड है, उन्होंने इसको जो मॉडिफाई करके एक नया तरह की रिप्रेजेंटेशन दे दी, और उस रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कोबाल्ट का डायरेक्ट बॉन्ड जो है, सेकेंडरी इंटरेक्शन जो है किसके साथ में था, NH3 के साथ में था, तो उसने क्या रखा, उनको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, उसको डब्बे के अंदर बंद कर दिया। और बच्चे क्योंकि क्लोरीन जो था वो डायरेक्टली बॉन्डेड यहाँ पे नहीं था, उसको बॉक्स के बाहर उसने रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि देखो जब आप सिल्वर एक्सेस में डालोगे तो ये सिल्वर क्लोराइड के साथ में बाहर निकल जाएगा, 3 AgCl, तो मतलब ये वाले कौन थे जो कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे थे, और ये वाले कौन थे जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे थे मेटल की। आई होप ये दोनों चीजें भी आपको समझ में आई होगी। अब इसके बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को बताया था उन्होंने, तो यहाँ पे चेक करते हैं जरा ये कितनी प्राइमरी वैलेंसी और यहाँ पे ये कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है। तो बेटा प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे कितनी है बच्चे, क्लोरीन, क्योंकि ये इसके साथ में क्या है, डायरेक्टली बॉन्डेड यहाँ पे नहीं थे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, 3 प्राइमरी वैलेंसी है, और हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ में, तो ये वो NH3 थे, तो कितने हैं बच्चे, ये 6 NH3 है। इसके बेसिस पे, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बेसिस पे उन्होंने इस चीज का या फिर इस चीज का स्ट्रक्चर भी हमको एक्सप्लेन किया था। और स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट ने NH3 के साथ में बॉन्ड बनाया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बच्चा, बीच में कोबाल्ट लिख दूंगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चे, बीच में कोबाल्ट लिखा। अब हमारे पास कितने NH3 बचा, यहाँ पे 6 NH3 है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, 6 NH3 को जो है हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, और एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, ये 4 बॉन्ड बन गए, और एक अबव द प्लेन है और एक बच्चे बिलो द प्लेन है। ये जो 4 बॉन्ड थे बेटा ये प्लेन में थे, और एक अबव द प्लेन था और एक बिलो द प्लेन था। तो इस तरह की ज्योमेट्री जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा पिछले साल। तो हमारे पास क्या है बच्चे, कोबाल्ट के साथ में 6 NH3 लगे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा NH3 NH3 NH3, यहाँ पे आ जाएगा NH3, यहाँ पे आएगा बच्चों NH3, और यहाँ पे भी आ जाएगा NH3। तो ये सारे कौन थे जो कि उसके सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बेटा ये भी कौन सी वैलेंसी है, ये हमारे पास जो है वो 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने इसीलिए लिखा है कि 6 वैलेंसी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो 3 क्लोरीन जो है वो इससे डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बॉन्डेड है, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, डैश लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं इसको रेड पेन से रिप्रेजेंट करता हूं। देखो बेटा यहाँ पे एक क्लोरीन है, देखो कहीं भी लगा सकते हैं आप, कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने बोला कि, मैं बताता हूं आपको उन्होंने क्या बोला था इसके बारे में, क्लोरीन। देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। देखो उन्होंने क्या बोला था, वर्नियर ने क्या बोला था, अभी इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एग्जाम में आता है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में आपको डिफरेंस लिखने को आ जाता है। इसको मैं आपको आगे 1 या 2 स्लाइड के बाद अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इन्होंने क्या बोला था कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का है, मतलब वो कहीं से भी आ सकता है। वो तीनों क्लोरीन एक ही जगह से भी आ सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 और 3, तीनों क्लोरीन ऐसे भी आ सकते हैं, और तीनों क्लोरीन ऐसे भी आ सकते हैं, वो किसी भी जगह से आ सकते हैं, वो एक नॉन डायरेक्शनल नेचर का है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो एक डायरेक्शनल नेचर जो है उसको ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ पे डायरेक्शनल नेचर का क्या मतलब है, वो हर कहीं से नहीं आएगी, एक प्रॉपर पोजीशन से आएगी, प्रॉपर जगह से आएगी। तो जैसे आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, मतलब 4 तो यहाँ पे प्लेन से आ रहे हैं, और एक अबव द प्लेन आ रहा है, और एक बिलो द प्लेन आ रहा है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन थी वो उन्होंने दी अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। पहली एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ में तो हम थोड़ा सा काम अपना फास्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो हमारे पास अगले एक्सपेरिमेंट में क्या था बच्चों, 5NH3 लिया गया था। तो उस टाइम पे जब आप उन्होंने कंबाइन किया तो यहाँ पे किस तरह का फॉर्मूला बना था बेटा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना था वो बना था COCl3.5NH3, ये तरह का कंपाउंड बना था। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस अमाउंट में डाला गया तो इस बारी सिर्फ 2 ही सिल्वर क्लोराइड जो है वो बाहर निकल गए। मतलब अगर 3 में से 2 क्लोराइड जो है वो बाहर निकल गए हैं, तो मतलब एक जो क्लोराइड है वो मेटल के साथ में डायरेक्टली बॉन्डेड है इस बारी। और उनको जो फॉर्मूला उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, CONH3 जो है वो तो हमेशा डायरेक्टली बॉन्डेड थे, लेकिन एक Cl जो है इस बारी फिर से एक डायरेक्टली बॉन्डेड हो गया है, और 2 क्लोरीन जो है वो इनडायरेक्टली बॉन्डेड है। तो बेटा क्योंकि ये जो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन बाहर प्रेसिपिटेट आउट हो रहे थे, तो इसको उन्होंने क्या बोला कि ये है इसकी प्राइमरी वैलेंसी, और ये क्या है बच्चे, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। अच्छा अगर मैं सुनना रेशो की बात करता हूं, तो बेटा यहाँ पे किस तरह की है, देखो मैंने पीछे भी नहीं लिखी है, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा ये जो ये वाला कंपाउंड है, एक तो ये है और एक हमारे पास ये है। सुनना,
मेरे पास कितने नेगेटिव है बच्चों, हमेशा प्लस और माइनस लिखते हैं, तो मेरे पास कितने नेगेटिव है बच्चों, मेरे पास जो नेगेटिव है वो मेरे पास 3 है, और अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूं तो मेरे पास ये पूरा एक पॉजिटिव पार्ट है, तो 1:3 मेरे पास क्या मिल रही है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट मिल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट मिल रहा है। ये जो था ये हमको एनसीईआरटी में मेंशन है कि यहाँ पे आपको किस रेशियो में इलेक्ट्रोलाइट मिल रहा है। बेटा ये पूरा एक पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने इसको 1 मान के चला, और रेशियो यहाँ पे कितने क्लोरीन है बच्चे, 3 है, तो मैंने यहाँ पे 1:3 मान के चल रहा हूँ। अगली अगर मैं यहाँ पे यही बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास कितना है बच्चे, क्लोरीन मेरे पास कितने बच्चे, क्लोरीन मेरे पास जो है वो 2 है, लेकिन मेरे पास ये वाला जो पूरा है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सी रेशो में है बच्चे, 1:2 में है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने क्या बोला कि फिर से उसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि यहाँ पे जो मेटल है, अच्छा यहाँ पे एक मेटल है, यहाँ पे एक NH3, सबसे पहले उन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पे मेटल बनाया और 5 NH3 की बॉन्डिंग बना दिया, और उसके बाद एक क्लोरीन का बना दिया। तो यहाँ पे क्या बच्चे, एक NH3 है, दूसरा NH3 है, तीसरा NH3 है और चौथा NH3 है, ये हो गया बेटा। इसके साथ में उन्होंने क्या किया, बॉन्डिंग बना ली, ये बना ली। एक हमारे पास क्या था बच्चे, एक और NH3 था, लेकिन हमारे पास NH3 सिर्फ कितने थे बच्चों, 5 ही थे। एक मेरे पास Cl था, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 5 NH3 के बाद बच्चे एक मैं किसके साथ में बना देता हूँ, Cl के साथ में बॉन्डिंग बना देता हूँ। अब मेरे पास क्या था, जो 2 क्लोरीन थे वो क्या थे, इनडायरेक्टली बॉन्डेड थे, तो मैं दोनों क्लोरीन को क्या बना देता हूँ, डॉटेड फॉर्म में जो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो क्लोरीन जो अंदर गया है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात का आप ध्यान रखेंगे, ये बेटा इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, लेकिन वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो क्लोरीन है ये इसकी बोथ वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को, लेकिन जो इनडायरेक्टली अटैच है ये इसकी कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे बच्चे, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी और इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो बेटा उससे डायरेक्टली बॉन्डेड है ये इसकी कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चे, सेकेंडरी 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 और सेकेंडरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं बेटा वो उसकी कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं बच्चे, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन इसकी प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे जो ये वाला जो कंपाउंड बना था, इसका जो कलर हमको मिल रहा था वो हमको बच्चों पर्पल कलर मिला है, तो इसका जो कलर है वो कौन सा कलर है बच्चों, हमें पर्पल कलर यहाँ पे जो है वो ऑब्जर्व हुआ, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, पर्पल कलर जो है वो कर देता हूँ। अगले एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो उनको क्या पता चला कि जैसे COCl3 जो है वो 4NH3 के साथ में कंबाइन करता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, हमें CO, यहाँ पे COCl3.4NH3 ये बना। और बच्चों जब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट किया तो इस बारी हमको सिर्फ एक ही सिल्वर क्लोराइड जो है वो बाहर निकला, एक सिल्वर क्लोराइड जो है वो बाहर निकला, मतलब 3 क्लोरीन में से सिर्फ एक जो है वो क्लोरीन जो है वो बाहर आ रहा है, तो मतलब सिर्फ एक यहाँ पे जो है वो क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस बात का आपने ध्यान देना है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे जो है इसकी जो अलग उसने रिप्रेजेंटेशन करी मॉडिफिकेशन फॉर्म में जो लिखा वो लिखा CONH3 का यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चे, 4 लिख दिया, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब जो है सिर्फ एक ही क्लोरीन बाहर आ रहा है, मतलब बाकी के 2 क्लोरीन जो है वो इससे डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो मैं क्या लिख दूंगा Cl2, और यहाँ पे बॉक्स जो है वो बंद कर दिया, और एक क्लोरीन बाहर है, इसीलिए जब आपने सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करा तो ये बाहर निकल के मेरे पास क्या बनाएगा, एक सिल्वर क्लोराइड। इस चीज का अगर मैं कलर आपको बताऊं तो यहाँ पे जो कलर हमको ऑब्जर्व हुआ बच्चे, उस टाइम पे जो वो कलर जो था वो ग्रीन कलर था, तो यहाँ पे उसको जो है वो ग्रीन कलर ऑब्जर्व हुआ, ये देखो ग्रीन कलर ऑब्जर्व हुआ। अच्छा इसका जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया वो कैसे बनाया आओ चेक करते हैं जरा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट को लिखा, कोबाल्ट के साथ में उन्होंने क्या बना दिया, 6 बॉन्ड बना दिए, ये और ये। अच्छा इन्होंने क्या किया, सबसे पहले NH3 के साथ में बॉन्डिंग बनाई, तो यहाँ पे क्या हो गया NH3 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 और यहाँ पे NH3, तो मैं सिर्फ N करके लिख रहा हूँ, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो NH3 NH3 NH3, अब दोनों क्लोरीन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी को भी, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लाइन में भी रिप्रेजेंट करेगा और ये डॉटेड लाइन में भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है बच्चे, डॉटेड लाइन में आ रहा है। लेकिन बेटा सुनना बात को ध्यान से, एक क्लोरीन जो है वो इनडायरेक्टली अटैच है, मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे। आई होप अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो समझ में आ रही होगी, तो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि ये इससे डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं था इसीलिए यहाँ से ये प्रेसिपिटेट आउट हो चुका है। अच्छा अब मैं इसकी रेशो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास कितने बचे, एक है, यहाँ पे क्लोरीन मेरे पास कितना बचे, एक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा इसको 1:1 1:1 इलेक्ट्रोलाइट या 1:1 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। आई होप थर्ड एक्सपेरिमेंट भी आपको समझ में आया होगा।
फोर्थ एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इस बारी क्या हुआ था बेटा, CuCl3 जब 3NH3 के साथ में बॉन्डिंग कर रहा था तो मेरे पास क्या हुआ, CuCl3 डॉट 3NH3, 3NH3 हुआ। और इस बारी जब सिल्वर नाइट्रेट ने रिएक्ट किया तो मेरे पास क्या हुआ, जीरो सिल्वर क्लोराइड जो है वो बाहर निकले। मतलब तीनों क्लोरीन जो है वो मेटल के साथ में डायरेक्टली बॉन्डेड है, एक भी सिल्वर क्लोराइड जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो इसकी जब उन्होंने मॉडिफाइड फॉर्म लिखी तो उस टाइम हमारे पास क्या हुआ, CONH3 का बच्चे यहाँ पे क्या आ गया, होल थ्राइस, और यहाँ पे Cl3 आ गया, और बॉक्स के बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, बॉक्स के बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पे इसका जो कलर उनको ऑब्जर्व हुआ वो था वॉयलेट कलर। ये जो कलर है बच्चों एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे उनको क्या ऑब्जर्व हुआ बच्चे, वॉयलेट कलर। तो यहाँ पे हमें 0 EgCl मिले, मतलब किसी भी क्लोरीन ने इसके साथ में प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई नहीं की है। तो इसका जब स्ट्रक्चर उन्होंने एक्सप्लेन किया तो क्या बोला कि यहाँ पे कोबाल्ट है, इसने फिर से 6 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये बात समझ में आ गई। अब मेरे पास NH3 कितने बचे, 3 NH3 है, तो मैं बना लेता हूं 1 2 और 3। बेटा आप इसको अच्छे से यहाँ पे NH3 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 लिखेंगे। अच्छा, बाकी की वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चे, क्लोरीन। यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन है बच्चे, ये सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ और क्या सेटिस्फाई करता है बच्चे, प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है। तो बेटा यहाँ पे डॉटेड लाइन भी लिखेंगे, डॉटेड लाइन भी लिखेंगे, और यहाँ पे डॉटेड लाइन भी लिख देंगे। तो बेटा अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और बच्चे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। तो बात को ध्यान से सुनेंगे, प्राइमरी वैलेंसी मेरे पास कितनी है। तो बेटा देखो, क्लोरीन यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी रख रहा है, क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी, क्लोरीन यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी। ऐसे नहीं बोलना कि ये तो दोनों कर रहा है, आज जो मैं एक बारी पूछूंगा बस उसका आंसर आपको देना है। तो क्लोरीन मेरे पास क्या कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी, तो 1 2 और 3, तीन मेरे पास क्या है बच्चे, प्राइमरी वैलेंसी। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेरे पास क्या है बच्चे, सेकेंडरी वैलेंसी है। तीन मेरे पास प्राइमरी है और 6 मेरे पास सेकेंडरी वैलेंसी है। अगर मैं पीछे की बात करता हूं, देखो बेटा यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कितनी प्राइमरी वैलेंसी है और कितनी हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है। अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी की बात करूं, सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं, तो मेरे पास क्या है बेटे, डॉटेड लाइन में 1 2 और 3, तीन मेरे पास क्या है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी है, तीन मेरे पास क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। और मैं सेकेंडरी की बात करता हूं, 1 2 3 4 5 6, ही मेरे पास क्या है बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी है। तो यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं यहाँ पे भी बात करूं, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं, तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे कितनी है, कितनी डॉटेड फॉर्म में, 1 2 और 3, तीन मेरे पास डॉटेड फॉर्म में। और सेकेंडरी वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो कितने मेरे पास स्ट्रॉन्ग लाइन में, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास यहाँ भी क्या आ गया, 3 एंड 6 आ गया। आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। अब देखो इनके बेसिस पे, इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एक टेबल फॉर्म में जो है वो चीजों को रिप्रेजेंट किया और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस बताना स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले हम कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें जो है वर्नियर थ्योरी के बारे में रीड कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये क्या बोल रहा है, इट वॉज बिलीव दैट सॉल्ट शो 100% आयोनाइजेशन इन वाटर, बट आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज नॉट ऑब्जर्व। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, COCl3 डॉट, यहाँ पे मैंने लिया 4NH3, तो मेरे पास यहाँ पे कोई तीनों के तीनों क्लोरीन बाहर थोड़ी निकल रहे थे। तो ये माना जाता था कि 100% आयोनाइज करेगा, मतलब वो सारे के सारे क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इस बारी जो है मेरे पास क्लोरीन जो था वो सिर्फ एक क्लोरीन जो था वो प्रेसिपिटेट आउट हुआ था, और अलग अलग टाइम पे जो थे वो अलग अलग क्लोरीन जो है वो बाहर निकल रहे थे। तो इसीलिए बोला गया कि मान लो आपके पास 3 क्लोरीन है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तीनों क्लोरीन जो है वो हमेशा हर एक्सपेरिमेंट में बाहर निकलेंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये जो बात थी कि 100% आयनाइज करेगा, वो बात जो है वो बिल्कुल गलत हो गई थी। क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या बना लिया था बच्चे, उनको तो नहीं पता था कि ये क्लोरीन बाहर क्यों नहीं निकल रहे। अब हमको तो पता है ना कि ये क्लोरीन बाहर क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि उन्होंने क्या बना दिया, इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया है। अगली बात ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम अबव एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व दैट क्लोरीन विच गेट प्रेसिपिटेट आउट वाज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू मेटल। तो जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि कोबाल्ट के साथ में अगर ऐसा कोई क्लोरीन है जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, उसको आप क्या कर सकते हो, प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हो। तो ये सिल्वर क्लोराइड बन के बाहर भी निकल सकता है। लेकिन विच डू नॉट प्रेसिपिटेट इज डायरेक्टली अटैच टू मेटल, लेकिन जो मेटल के साथ में डायरेक्टली अटैच था वो कभी भी बाहर सिल्वर क्लोराइड बन के बाहर नहीं निकलेगा। जो तीसरी बात ये क्या बोलता है, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन वर्नियर प्रपोज द वर्नियर थ्योरी। इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वर्नियर ने अपनी थ्योरी बना दी, जिसका क्या नाम हुआ बच्चे, वर्नियर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वर्नियर मेटल एग्जिबिट टू वैलेंसी। इसके अकॉर्डिंग बच्चे कोबाल्ट या फिर मेटल के पास में दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं।
अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं, ये काफी बार जो है वो बोर्ड्स में लिखने को आ जाता है, या फिर इनका डिफरेंस जो है वो आपको पूछ लेते हैं, या फिर एमसीक्यू में भी जो है इन वैलेंसी के बारे में पूछ लेते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि जैसे कोबाल्ट के साथ में कोई क्लोरीन जो था वो इनडायरेक्टली अटैच था, तो उसको हमने क्या बोला बच्चे, प्राइमरी वैलेंसी। अगर उसी कोबाल्ट के साथ में कोई डायरेक्टली अटैच था, उसको हमने क्या बोला बच्चे, सेकेंडरी वैलेंसी। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोलता है, इट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखो, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो मेटल का क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चे, वो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं, इट रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको डायरेक्टली भी याद रखेंगे कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो उसका कहीं ना कहीं क्या बना रहे बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि मैं अगर बात करता हूं, पीछे हमने क्या देखा, जैसे बच्चे यहाँ पे क्या था, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी थी, छह थी बच्चे। तो ये इसका क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बना रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है, मेटल के साथ में कितने एटम्स या फिर मॉलिक्यूल डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पे कितने अटैच है बच्चे, यहाँ पे 5 ये है और यहाँ पे 3 एक ये है, तो बेटा टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अच्छा, अगर मैं इसमें भी बात करता हूँ तो 4 मेरे पास NH3 और 2 मेरे पास क्या है, क्लोरीन है। तो ये कहीं ना कहीं इसका क्या बता रहा है बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है। लेकिन अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी की बात करता हूँ, जैसे कि ये है और जैसे कि ये है, तो ये इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स पे क्या आ रहा है बच्चे, चार्ज आ रहा है। इसकी वजह से भी कॉम्प्लेक्स पे क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पहली बात बता रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप पहली बात आपको समझ में आई होगी। अगली बात ये क्या बोल रहा है, इट सेटिस्फाइड बाय द एनाइन। उस टाइम पे देखो, आज तो और भी तरह के वो होते हैं, लेकिन ये उस टाइम पे क्या बोलते थे कि जो मेटल के बाहर जो है, मेटल के बाहर जो है उसको कौन सेटिस्फाई करता है बच्चे, एनाइन। लेकिन आज तो हमने देखा है कि केटाइन भी जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होता है। जैसे मान लो पोटेशियम है और यहाँ पे Fe और यहाँ पे Cn का होल 6 है बच्चे, तो यहाँ पे तो आपकी प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चे, केटाइन। लेकिन उस टाइम पे, वर्नियर के टाइम पे, इसको कौन सेटिस्फाई करता था, क्योंकि इसने एक या दो तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। उस टाइम पे जो प्राइमरी वैलेंसी थी उनको कौन सेटिस्फाई करता था बच्चे, एनाइन। और ये क्या बोलता है, इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। तो इन्होंने क्या बोला कि मेटल के साथ में जो जो डायरेक्टली अटैच है, जो इसके साथ में सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनका नाम आज के बाद क्या हो जाएगा, लिगेंड्स। आप ध्यान रखना, मैंने कहीं भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की है। अगली ये बात क्या बोल रहा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे बच्चे यहाँ पे क्या है, एक भी चीज बाहर नहीं है, तो यहां पे कुछ भी आयोनाइजेबल नहीं था। लेकिन यहां पे अगर मैं इनकी बात करूं, तो ये इनके साथ में डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन आयोनाइजेबल। अच्छा, पिछले एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो यहाँ पे 2 क्लोरीन जो है वो बाहर है, तो ये दोनों क्लोरीन क्या है बच्चे, ये हमारे पास आयोनाइजेबल है, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन मैं अगर अंदर की बात करता हूं, 5 NH3 और एक क्लोरीन, ये हमारे पास क्या है, नॉन आयोनाइजेबल है, तो इसीलिए क्या है बच्चे, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास जो था वो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमें समझ में आ गया है कि ये प्राइमरी वैलेंसी जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होता, इसीलिए आयोनाइजेबल होता है। इसीलिए जो सिल्वर के साथ में जितने भी क्लोरीन बाहर निकले थे वो आयोनाइजेबल थे। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी बनाता है बच्चे, वो क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल। आई होप सेकंड बात, थर्ड बात समझ में आ गई। अगली बात ये क्या बोल रहा है कि दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। देखो, याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्लोरीन है, जो डॉटेड लाइन में क्लोरीन आ रहे हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं। और इसके बारे में मैंने क्या बोला था कि ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल है, कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन जो NH3 है, NH3 ये जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, ये डायरेक्शनल है। 4 प्लेन में होंगे, एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, डायरेक्शनल, हमेशा एक प्रॉपर जगह से आएंगे। लेकिन जो क्लोरीन है वो क्या होगा, नॉन डायरेक्शन। जो कि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, नॉन डायरेक्शनल नेचर का होगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास फोर्थ पॉइंट भी होगा। इट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ज्योमेट्री। तो ये देखो, ये कहीं से भी आ रहा है तो ज्योमेट्री को तो क्या ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमेशा कहां से आता है, 4 तो प्लेन से आते हैं, एक अबव द प्लेन आता है और एक बिलो द प्लेन आता है। तो ये ज्योमेट्री को भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसी की वजह से जो है हमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता है। लास्ट बात हमारे पास क्या थी, इट रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। हमेशा सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला, जो आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी है बच्चे, उसको हम स्ट्रॉन्ग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी है, देखो जैसे क्लोरीन ने सेकेंडरी वैलेंसी बताई तो वो स्ट्रॉन्ग लाइन से रिप्रेजेंट की। लेकिन अगर कोई प्राइमरी वैलेंसी बना रहा है तो उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये क्लोरीन होगा और ये क्लोरीन हो गया और ये क्लोरीन हो गया, ये हमको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटेड लाइन से।
तो ये हमने जो थी वो पॉइंट्स हमने चेक कर लिए है। ये सारे के सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको अच्छे से लिखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आपको लिखना होता है कि अकॉर्डिंग टू वर्नियर थ्योरी राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। मैं एक बात पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे जो है वो काफी बार या फिर काफी बार टीचर भी इसको गलत पढ़ाते हैं कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन जब वो बॉन्डेड फॉर्म में आ जाता है तो ऐसे बोलते हैं कि ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। नहीं बच्चों, जो क्लोरीन जो इसके बॉक्स के अंदर भी आ जाता है तो ये अभी इसकी दो वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी इसकी जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बच्चे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है कि मेटल के साथ में जब ये जुड़ रहा है तो इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री भी डिसाइड हो रही है। और बच्चे इसी की वजह से तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ रहा है, क्योंकि जब आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन का नेगेटिव भी काउंट होगा, तो इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आ रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ रहा है। तो इस बात का आप जो है वो ध्यान रखेंगे। अब देखो इसके बेसिस पे जो है उन्होंने एक टेबल भी बनाया था, उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जरा उसको भी हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं इस टेबल की बात करता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। जो भी हमने पीछे एक्सपेरिमेंट किया है उसका सारा का सारा कंक्लूजन यहाँ पे लिख के रखा है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 और 4 मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया बच्चे। चार एक्सपेरिमेंट मेरे पास है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स मेरे पास सबसे पहला कौन सा था बच्चे? COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.3NH3। तो ये वही एक्सपेरिमेंट है जो कि हमने अभी परफॉर्म किया था। इसके बाद में जो वर्नियर ने हमको न्यू रिप्रेजेंटेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ में NH3 के डायरेक्ट बॉन्डेड थे, तो यहाँ पे बॉक्स बंद करके तीनों क्लोरीन जो थे वो बाहर निकल गए थे, क्योंकि इसकी प्योरली क्या था बच्चे? प्राइमरी इंटरेक्शन, और इसकी क्या थी बच्चे? सेकेंडरी इंटरेक्शन। ये बात समझ में आ गई थी। अब यहाँ पे जब 5 NH3 अंदर थे तो एक क्लोरीन जो था वो भी अंदर ही रह गया था और बाकी के दो क्लोरीन जो थे वो आउटसाइड द बॉक्स लिखे गए। मतलब ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी वैलेंसी, और ये हमारे पास क्या है बच्चों? सेकेंडरी वैलेंसी है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या हुआ था बच्चे? जो 4 NH3 थे वो अंदर आ गए थे और बाकी के दो क्लोरीन भी अंदर चले गए और एक क्लोरीन जो है वो बाहर। मतलब ले दे के हम क्या काम कर रहे हैं? कोबाल्ट जो था वो काफी सेल्फिश था, उसको अपने 6 बॉन्ड पूरे करने थे। अगर 6 NH3 मिला तो बाकी क्लोरीन को लात मार देता था। अगर बच्चे कोबाल्ट की 5 बॉन्ड इससे बने तो एक क्लोरीन को इधर रखेगा और बाकी दो क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो यहाँ पे 4 NH3 के साथ में बॉन्ड बना दिया। अब इसके 6 बॉन्ड तो पूरे नहीं हुए तो बाकी दो किससे बनाएगा? क्लोरीन से बनाएगा। तो दो क्लोरीन और बाकी एक क्लोरीन बाहर। अब सुनना, जब कोबाल्ट के 3 बॉन्ड ही NH3 से बने तो बाकी तीनों को इसको जो है वो बॉक्स के अंदर रखना पड़ा। अब अगली बात ये क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर प्रेसिपिटेट अकॉर्डिंग टू एक्सेस AgNO3। अगर बेटा मैं सिल्वर क्लोराइड जो है वो एक्सेस लेके चल रहा हूं तो यहाँ पे बेटा 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन, थ्योरेटिकली मेरे पास क्या होना चाहिए था? तीनों क्लोरीन जो थे वो बाहर आ जाने चाहिए थे, इधर भी तीनों बाहर आ जाने चाहिए थे, थियोरिटिकली इधर भी तीन आने चाहिए और थियोरिटिकली यहाँ पे भी तीन बाहर आ जाने चाहिए थे। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमने चेक किया, यहाँ पे 3 आए, यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 0 क्लोरीन बाहर आया। उसका क्या मतलब था? उसका ये मतलब था कि यहाँ पे तीनों बाहर आ चुके हैं, तो मतलब ये क्या है? ये इसका हार्डकोर जो है वो प्राइमरी इंटरेक्शन रख रहा है। यहाँ पे 2 क्लोरीन बाहर आए तो मतलब वो जो है सिर्फ 2 जो है इसके साथ में प्राइमरी इंटरेक्शन रख रहा है। यहाँ पे बच्चे सिर्फ एक क्लोरीन आउट ऑफ 3 क्लोरीन, एक ही क्लोरीन बाहर आया, मतलब एक ही क्लोरीन का क्या था बच्चे? प्राइमरी इंटरेक्शन था। लेकिन यहाँ पे 3 क्लोरीन में से एक भी क्लोरीन बाहर नहीं निकला। उसका क्या मतलब है कि तीनों जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी बना रहे हैं, किसके साथ में? मेटल के साथ में। अब अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हर हर एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको ये बताया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी है बच्चे इसकी, वो कितनी है बच्चे? 3 3 3 और 3। ये क्या होती थी बच्चे? जो उसके साथ में इनडायरेक्टली बॉन्डेड करता था, क्योंकि मैंने आपको बोला तीनों क्लोरीन जो है वो मेटल के साथ में अगर अटैच है तो या तो वो कैसे होगा? या तो वो आउटसाइड द बॉक्स होगा। लेकिन अगर वो इनसाइड द बॉक्स भी है, अगर आप उसको ऐसे भी लिख रहे हैं तो उसको ऐसे भी लिखा जाएगा। मतलब ये इसका सेकेंडरी वैलेंसी और इसका प्राइमरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो बेटा उसकी वजह से हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी हमेशा कितनी रहेगी? 3 3 3 और 3 रहेगी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है? मैंने आपको पीछे भी बताया था। देखो अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूं, देखो हर उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हमेशा फिक्स रहेगी। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप पीछे एक्सपेरिमेंट को दोबारा से चेक करेंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया। देखो यहां पे चेक करेंगे प्राइमरी वैलेंसी 1 2 3 हो गया, और सेकेंडरी वैलेंसी को चेक करो 1 2 3 4 5 6। ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन में होता है बच्चे, ये होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो मेरे पास 6 आ गया। अब मैं पीछे वाले एक्सपेरिमेंट की भी बात करता हूं। सबसे पहले गिनो डॉटेड लाइन 1 2 और 3। तो 3 मेरे पास क्या है बच्चे? डॉटेड लाइन।
और बेटा अगर मैं स्ट्रॉन्ग लाइन की बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6 मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइन है। तो बेटा सबकी अगर मैं बात बताता हूँ तो मेरे पास तीन 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 क्या था, प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो सेटिस्फाई, कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करता है वो कितना था, 6 6 6 और 6। अब बेटा सुनना, नंबर ऑफ क्लोरीन आयन विच सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। बेटा यहाँ पे कितने क्लोरीन थे जो कि प्राइमरी और वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था। अगर मैं CONH3 की बात करता हूँ, यहाँ पे चेक करेंगे बच्चे, अगर CONH3 6 और यहाँ पे 3 Cl, अब तीनों क्लोरीन जो है वो तो बाहर निकल गए। ऐसा कोई भी क्लोरीन नहीं है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे जो क्लोरीन है बच्चे वो तीनों जो थे वो डब्बे से बाहर थे, तो इसीलिए यहाँ पे एक भी क्लोरीन ऐसा नहीं है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे आंसर कितना है बच्चे, 0 है। लेकिन अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, 5NH3 की बात करता हूं, सुनना यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, 5NH3 है कि नहीं। तो जब 5 NH3 के साथ में बने, एक क्लोरीन के बाद साथ में बना, तो बाकी दो क्लोरीन बाहर है। तो यहाँ पे एक ऐसा क्लोरीन है बच्चे, ऐसा क्लोरीन है, ये वाला एक ऐसा क्लोरीन है जो कि सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ कौन सी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा बच्चे, प्राइमरी वैलेंसी को। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन ऐसे हैं जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चे, सिर्फ एक ऐसा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बच्चे, यहाँ पे सिर्फ एक क्लोरीन ऐसा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो, ये जो डब्बे के अंदर कितने क्लोरीन है बच्चे, हमारे पास दो क्लोरीन है। तो यहाँ पे दोनों जो है वो दोनों जो है वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, डायरेक्टली बॉन्डेड है, क्योंकि मेरे पास NH3 सिर्फ 4 थे, बाकी के दो बॉन्ड भी तो पूरे करने थे, उसको कौन पूरा करता है बच्चे, ये क्लोरीन। तो ये वाला जो दो क्लोरीन है ये प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चे, 2 लिख दिया। फाइनल बात, अगर मैं लास्ट एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं तो मेरे पास क्या है, COCl3.3NH3। अब मेरे पास यहाँ पे कितने क्लोरीन है बच्चे, 3, डब्बे के अंदर तीनों क्लोरीन है। तो ये वाले जो 3 क्लोरीन है ये बॉक्स के अंदर है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लाइन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग लाइन का क्या मतलब है, सेकेंडरी वैलेंसी एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी को भी जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे आंसर आएगा वो 3 आएगा। अब अगर मैं आइंस की बात करता हूँ, यहाँ पे कितने आइंस है बच्चे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने बच्चे, 3 है। तो 1 + 3 कितने होते हैं बच्चे, 4 होते हैं। यहाँ पे कितने आइंस है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितने क्लोरीन है बच्चे, 2 है। तो 1 + 2 कितना होता है बेटा, 3 होता है। यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे कितना पॉजिटिव है बच्चे, 1, और यहाँ पे कितना नेगेटिव है बच्चे, 1। तो 1 + 1 कितना आ जाता है, 2। यहाँ पे कितना है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसीलिए इस पे चार्ज कितना आ गया, 0। आई होप ये आपको जो है वो टेबल समझ में आएगा, और ये जो चारों एक्सपेरिमेंट है उनका डायग्राम भी आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। वर्नियर थ्योरी को करने के बाद अब टाइम आता है कि हम इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है एग्जाम्पल नंबर 5.1, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी बार जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है इसको। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद द एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू द मेटल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेटा आपके पास ये फॉर्मूला है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इतने क्लोरीन जो है वो बाहर निकल रहे हैं। अब उसके बेसिस पे आपको बताना है कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है। बेटा मैंने आपको अभी बताया था, अभी क्या मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है मेटल के साथ में। जो मेटल के साथ में इनडायरेक्टली अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, जैसे कि क्लोरीन बच्चे डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये क्या करेगा, सिल्वर के साथ में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। लेकिन जो मेटल के साथ में डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, उसको क्या बोलता है, ये सेकेंडरी वैलेंसी। बस हमको क्या चेक करना है बच्चे, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो बेटा सुनना बात को ध्यान से, मैं एक बताऊंगा, बाकी वीडियो पॉज आप करेंगे और बाकी के क्वेश्चन खुद करेंगे और फिर आप चेक करेंगे आपका आंसर सही है या नहीं है। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है कि एक मेरे पास फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सिल्वर प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ द कंपाउंड विद द एक्सेस AgNO3। ये क्या बोल रहा है कि इसके साथ में जब आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो जब आपने AgNO3 डाला तो आपके पास क्या हुआ, 2 मोल जो है वो Cl के बाहर आ गए। तो अगर इसके 2 मोल बाहर चले गए तो अब आपका फॉर्मूला क्या बचा बच्चे, PT NH3 का होल 4 है। तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बचा, क्यों, क्योंकि दोनों सिल्वर जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो चुके हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपके पास NH3 कितने लगे हैं बच्चे, 4। तो ये क्या बोल रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो प्लेटिनम की 4 NH3 के साथ में क्या लगी है बच्चे, सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 4 सेकेंडरी वैलेंसी है इसका आंसर। मेरी बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे आप आंसर चेक कर सकते हैं। अगली बात ये क्या बोल रहा है कि आपके पास है NaCl2 और यहाँ पे 6H2O। अब यहाँ पे जब आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जैसे ही आपने सिल्वर नाइट्रेट, मैं ऊपर को ही कॉपी कर रहा हूँ, जब आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो दोनों के दोनों Cl जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो चुके हैं। अब आपके पास क्या बचा, निकल निकल और यहाँ पे 6 टाइम हेक्सा
एक्वा बचा है, यहाँ पे 6H2O बचा है। तो बेटा यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, निकल के साथ में डायरेक्ट बॉन्ड किसने बनाया बच्चे, NH3। कितने बनाए हैं, 6। तो हमारे पास 6 क्या होगी सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बच्चे, 6 है। सिंपल सी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप वापस से वीडियो देख के एक बार चेक कर सकते हो कि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। जो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, आप सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, आप वीडियो को पॉज करो, अगले 3 क्वेश्चन आप खुद करेंगे और यहां पे चेक करेंगे आपका जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है। तो आई होप ये कर लिया होगा। अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। बेटा PtCl4 और 2HCl है हमारे पास, तो PtCl4 और 2HCl है बच्चे। अब जैसे ही आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो आपके पास 0 AgCl निकला, एक भी AgCl जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे Pt के साथ में Cl4 हो, चाहे ये 2 Cl हो, यहाँ पे Cl2 है, तो बेटा यहाँ पे Pt के साथ में क्या है, Cl6 है। तो प्लेटिनम के साथ में सारे के सारे क्लोरीन जितने भी है, चाहे 4 इसके हो चाहे 2 इसके हो, उन्होंने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी बनाई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बच्चे, इसका स्ट्रक्चर, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, PtCl का 6 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई बच्चे, क्योंकि एक भी जो है वो Cl बाहर नहीं निकल रहा, सारे उससे डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे आंसर 6 आएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो थर्ड का आंसर क्या है बच्चों, 6 है। अब नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन में मेरे पास क्या बच्चे, 3 क्लोरीन है और 4 NH3 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, एक क्लोरीन जो है वो बाहर निकल रहा है। तो उसका क्या मतलब है, एक ही क्लोरीन बाहर निकल रहा है और बाकी के 2 क्लोरीन जो है वो कोबाल्ट के साथ में। तो मैं इस वाले का जो फॉर्मूला है वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, सुनना, CO, एक बच्चे यहाँ पे Cl2 आ जाएगा। Cl2 क्यों आए, क्योंकि एक Cl तो बाहर निकल रहा है ना 3 में से, और बेटा बाकी के NH3 का यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, होल 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बच्चे, 4 आएगा। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, सेकेंडरी वैलेंसी मेरे पास कितनी है बच्चे, 6 है। आई होप समझ में आई होगी, क्योंकि अगर एक AgCl निकल गया तो बाकी के 2 तो यही है ना बच्चे, उन्होंने डायरेक्टली बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे आपके पास जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है बच्चे, 6 है। तो यहाँ पे भी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। अगला लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या है, PtCl2 और NH3 की पावर कितनी है बच्चे, 2 है। तो यहाँ पे कोई भी Cl आपका बाहर नहीं निकल रहा है। उसका क्या मतलब है, इसने भी और इसने भी, दोनों ने प्लेटिनम के साथ में क्या बनाई होगी बच्चे, सेकेंडरी इंटरेक्शन। तो यहाँ पे एक भी Cl जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो उसका क्या मतलब है, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, इसका फॉर्मूला होगा PtCl2 और बच्चे NH3 का होल ट्वाइस है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर कोई भी Cl बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब दोनों ने इसके साथ में क्या बनाया है बेटा, दोनों ने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चे, 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन की है और बाकी 2 किसकी बच्चे, NH3 की है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बच्चे, 4, या फिर सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी आ जाएगी, 4। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपकी नीट की बात करूं, जेई में या फिर बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है CBSE 2026 का क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स का आया था। इसमें काफी सारी चीजें पूछी थी, लेकिन ये था वर्नियर थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है, व्हेन ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो इसको लिख लेते हैं बच्चे। मेरे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड है COCl3.6NH3, ये मेरे पास है। मिक्स विद एक्सेस AgNO3, अब इसने क्या बोला कि मैंने सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे डाला है, AgNO3 डाला, और मेरे पास क्या मिला बच्चे, 3 सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो गए। तो मेरे पास 3 AgCl जो है वो बाहर निकल गए। उसका क्या मतलब है, ये जो 3 क्लोरीन है इसने इसके साथ में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, ये ऐसे ना लिख के, न्यू फॉर्म इसका वर्नियर ने कैसे बताया था, NH3 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी बच्चों। और यहाँ पे जो 3 Cl है वो बॉक्स के बाहर लिखे जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये इसकी क्या है बच्चे, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है और ये इसकी क्या है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी है। इतनी बात क्लियर होगी। प्रेसिपिटेट आउट पर मोल ऑफ द कंपाउंड, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास 1 नंबर का जो है वो क्वेश्चन हो चुका है, जो कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये बात आपको समझ में आ गई, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। दूसरे नंबर के लिए आपको क्या बोला था, IUPAC एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसे कि हमारी अगली थ्योरी है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या नहीं बताऊंगा, ना तो मैं हाइब्रिडाइजेशन अभी आपको बताऊंगा, ना मैं इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताऊंगा। जैसे हम VBT कर लेंगे, आप इसको करने के लायक बन जाएंगे कि कैसे किसी की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और कैसे किसी की मैग्नेटिक वैल्यू निकालते हैं। अब अगर मैं इसकी IUPAC की बात करता हूं, तो बेटा IUPAC का नाम आपने काफी बार लिख लिया है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। आप इसकी IUPAC जो है वो लिख सकते हैं। तो आपने
देखा कैसे वर्नियर थ्योरी का क्वेश्चन आता है और कैसे बच्चे हमने किया अभी एक ही एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप देखेंगे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो है वो नीट जो हमारे पास हुआ था, रीनीट जो हमारे पास एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो अभी इतना ही मैं क्वेश्चन इसको करा रहा हूं, आप इसका आईयूपीसी नेम लिख सकते हैं, बाकी ये जो आगे की चीज है इसको हम आने वाली वीबीटी की वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो एक रीनीट का क्वेश्चन था, रीनीट जो 2026 जो कि कल हुआ था 21 जून 2026 को हुआ था। और यहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो ये क्या बोल रहा है, ए 1,1:3 इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन। ये बोल रहा है इन सारे एग्जाम्पल में से 1:3 इलेक्ट्रोलाइट कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों। तो मैं इसको कर देता हूं। देखो बेटा, इसके अगर आपको बाकी भी आता है तो वो भी मैं आपको करना बता देता हूं। देखो बेटा, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2, और यहाँ पे कितने हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स में, 1। तो ये इसकी रेशियो कितनी आएगी बच्चे, इसकी रेशियो आएगी, सुनना, इसकी रेशियो आएगी बच्चों 1:2। अच्छा, इसकी रेशियो कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना आएगा बच्चे 1 कितना आ जाएगा 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, ये तो सारा डब्बे के अंदर है, तो इसमें कितना चार्ज है बच्चे 0। तो यहाँ पे कोई भी रेशियो नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 1 केटाइन है और 1 ही एनाइन है, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चे 1:1। तो जो इन्होंने पूछा था 1:3 वाला वो था ऑप्शन नंबर 2। मतलब ये जस्ट 2 सेकंड का क्वेश्चन था, देख के टिक मारने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है और ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और खुद आंसर टिक करो और मेरे से आंसर आप मैच करेंगे। तो चलिए इसको रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्नियर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग, सुनना, ये क्या बोल रहा है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। तो हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी को कहाँ रखते हैं, डब्बे के बाहर रखते हैं, और जो बॉक्स के बाहर होता है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर होता है, वही तो क्या होता है, आयोनाइजेबल। तो मुझे तो इसका फर्स्ट आंसर लग रहा है, तो मैं इसको पहले टिक कर देता हूँ, बाकी भी रीड कर देंगे। अब ये क्या बोल रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल। नहीं बच्चों, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो तो मेटल के साथ में डायरेक्टली क्या बनाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। तो ये क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल। हमने जब डिफरेंस किया था प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, वहां पे भी ये पॉइंट चेक किया था। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर नॉन आयनाइजेबल। नहीं सर, आपकी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर आयोनाइजेबल। तो इसका आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है और ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। ये बोल रहा है कोबाल्ट का इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी हमको बताना है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं। मैं नीट की भी बात करूं तो वहां पे भी ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहा है बच्चों। प्राइमरी वैलेंसी कौन होता है, जो बॉक्स के बाहर लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बाहर लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या बच्चे, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे 3 Cl लगे हैं, तो एक Cl पे कितना होता है, नेगेटिव चार्ज है, और कितने, 3। तो कितना आएगा बच्चे, कितनी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, 3। तो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी कितनी है बच्चे, 3 है इसकी प्राइमरी वैलेंसी। बात समझ में आ गई। या तो इसका आंसर बच्चों ए है या फिर इसका आंसर डी है। तो अब हम चेक करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किसको कॉरस्पॉन्ड करती है बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट को। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये किसको कॉरस्पॉन्ड करती है बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतनी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है बच्चों। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको कैसे बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है बच्चे डेंटिसिटी, यहाँ पे होता है डेंटिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड। तो बच्चे इसकी डेंटिसिटी कितनी है, जो इन है, इन हमारे पास कितना है, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये मैं 2 लिख कर दूंगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने बच्चे, 3, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 6। तो मेरे पास कितना है बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इसका आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर डी था। देखो, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आपने ये सीखना है कि आगे अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है और ये एक असर्शन रेसिंग का 1 नंबर का क्वेश्चन था। ये क्या बोल रहा है, असर्शन, ये बोल रहा है ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, जहां पे डब्बे में जो है वो कॉम्प्लेक्स है और बाहर एक Cl नेगेटिव है। गिव ए व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये क्या बोल रहा है, ए का क्या मतलब है, एक ही सिल्वर क्लोराइड यहाँ से मिल रहा है। मतलब जब आपने इसको एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट किया तो आपको क्या मिला, एक सिल्वर क्लोराइड, 1 सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है बच्चों, पहली असर्शन हमको समझ में आ गई है। अभी रीजन क्या बोल रहा है, द कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट टू गिव Cl नेगेटिव एंड SO4। ये चीज इसकी गलत हो गई है। अगर ये बोलता है कि कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट टू गिव Cl नेगेटिव आयन, तो Cl नेगेटिव तो दे रहा है लेकिन SO4 बच्चे कॉम्प्लेक्स के अंदर है,
ये इसके साथ में क्या बना रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि नॉन आयोनाइजेबल है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ Cl नेगेटिव निकलेगा, तो इसका रीजन जो है, रीजन हमारे पास गलत है। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसका हम ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा इसका एक एप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है। तो ये बोल रहा है बोथ एसर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, ये गलत होगा। बोथ एसर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू बट ये दोनों ही गलत है, क्योंकि हमारे पास ये सही है और ये मेरे पास गलत आ रहा है। तो ये बोल रहा है एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ये मेरे पास आंसर बन रहा है। और ये क्या बोल रहा है, एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन आर ट्रू, तो इसका आंसर जो है वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई 2020 का आ रहा है। वीडियो को पॉज करो, खुद से इसको स्टार्ट करो और फिर मेरे साथ जो है वो अपना आंसर मैच करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड रिएक्ट विद एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट टू गिव 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो बेटा सुनेंगे बात को ध्यान से, आपके पास क्या है, क्रोमियम CrCl3 डॉट बच्चे 6H2O है, 6H2O है। ये बोल रहा है कि जब मैंने यहाँ पे क्या डाला बच्चे, यहाँ पे जब मैंने सिल्वर नाइट्रेट डाला है AgNO3 मैंने यहाँ पे डाला, तो मुझे क्या मिला, सिर्फ 2 सिल्वर क्लोराइड निकले। तो 2 सिल्वर क्लोराइड का क्या मतलब है कि इन तीन में से 2 ने उसके साथ में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाया होगा। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, डब्बे के बाहर लिखेंगे। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं जरा, डब्बे के बाहर कितनों में जो है वो 2 EgCl बाहर है। तो बेटा ये तो पहले ही आंसर लग रहा है, क्यों, क्योंकि पहले आंसर में क्या है, देखो 3 में से एक तो बाहर नहीं निकला, लेकिन 2 जो है वो बाहर निकल गए, मतलब वो आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स है। और आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, उसने क्या बना रखी है बच्चे, प्राइमरी इंटरेक्शन। तो इसका जो है आंसर वो ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। ये आप जो है इसका आंसर टिक कर सकते हैं। बाकी के आंसर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको जब आप सिल्वर नाइट्रेट में डालोगे तो यहाँ पे कोई भी जो है वो बॉक्स के बाहर नहीं लिखे गए, तो यहाँ पे 0 सिल्वर क्लोराइड निकलेगा। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो सिर्फ एक ही EgCl है, तो एक ही Cl है ना बॉक्स के बाहर, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 EgCl लिख दूंगा। और बच्चे यहाँ पे भी कोई भी Cl जो है वो बॉक्स के बाहर नहीं है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 0 EgCl। तो ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट एक और हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2025 में आया था। और ये क्या बोल रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, डज नॉट प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या बोल रहा है कि ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन ही नहीं करता। तो उसका क्या मतलब है, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे PtCl4 डॉट 2KCl है, तो बच्चे जब मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ में रिएक्शन कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या हो रहा है, 0 सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो हमें कोई भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये बोल रहा है कि अब बताओ जरा, इसका जो है वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमको लिखना है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, हमारे पास क्या है, जब हमारे पास 6 क्लोरीन में से एक भी बाहर नहीं निकला है, तो उसका क्या मतलब है, प्लेटिनम के साथ में उन्होंने डायरेक्टली बॉन्ड बनाया। कौन सा बच्चे, सेकेंडरी इंटरेक्शन है। तो मैं क्या लिख दूंगा, PtCl6 लिख दूंगा बच्चे, PtCl6 लिख दूंगा। अब मेरे पास 2 पोटेशियम है, कहाँ लिखेंगे इसको, क्योंकि एक एटाइन है तो आगे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे K2 आ जाएगा और इस पे कितना आ जाएगा, -2। तो ये इसका क्या आ जाएगा बच्चे, ये इसका आ जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो बच्चे वो तो आपको आता है, इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा बच्चे, इसका IUPAC नेम आ जाएगा पोटेशियम। बेटा कोई भी इसको जो है वो डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी सिंपल होता है तो आप कभी भी इसका डाई ट्राई नहीं लिखते। तो आपने लिख दिया पोटेशियम। अब बच्चे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने से पहले हम किसका लिखेंगे बच्चे, क्लोराइड का लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, क्लोराइड भी लिख सकते हैं, क्लोरिडो भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख देता हूं बच्चे, हेक्सा क्लोरिडो, ये लिख लिया बच्चे आपने। अब प्लेटिनम लिखेंगे या प्लेटिनेट, क्योंकि बॉक्स के ऊपर जो है वो नेगेटिव है, तो ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका लिगेंड का जो मेटल का नाम होगा वो क्या आएगा बच्चे, 8 में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, इसको प्लेटिनेट। और साथ में ये जो रोमन नंबर है उसमें इसकी क्या लिखेंगे बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब बच्चे आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे +4 आ जाएगी। तो ये जो है इसका एक IUPAC नेम बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वर्नियर थ्योरी जो है वो समझ में आई होगी। अब आप बच्चे एनसीईआरटी रीड करेंगे वर्नियर थ्योरी की, और उसके बेसिस पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने किए हैं उसको आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी करेंगे, दैट इज योर VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।